फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 3 का बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक में आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एज यू ऑल नो अबाउट देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं, जिसमें आपके अगर सिंपल वे में यदि हमें याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपने को याद रखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटल डायमेंशन कितने होते हैं, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे एक टर्म स्टेपल, STPLE। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशन है या उनके नाम याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए अपन एक टर्म यूज़ कर सकते हैं स्टेपल, जिसको मैं बोल रहा हूँ STPLE। ठीक है, STPLE, STPLE, ये एक टर्म है। यहाँ पर मैं वापस आपको एक बार लिख के बताऊँ, STPLE, स्टेपल। गॉट इट। इस स्टेपल टर्म में यदि आप देखेंगे तो S मीन्स सोशल इन्वायरमेंट, T मीन्स टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, P मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, L मीन्स लीगल इन्वायरमेंट एंड E मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इन इन डायमेंशन की बात क्यों हो रही है, सबसे पहले हम ये जान लें। कोई भी बिजनेस हो, इवन अदर देन बिजनेस, हमारी नॉर्मल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, ओके, वो बिजनेस की लाइफ और बिजनेस साइकिल, ठीक है, इन पांचों इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है। हम बोलते हैं ना, सराउंडेड बाय द थिंग्स विच आर नियर अस। ठीक है, तो ये सही, हाँ, कोई भी बिजनेस इन पांचों डायमेंशंस, पांचों इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, जिससे आप ये देखेंगे कि ये पांचों इन्वायरमेंट से घिरा होने से कोई भी बिजनेस या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। गॉट इट। या तो पॉजिटिवली कोई बिजनेस अफेक्ट होगा या तो नेगेटिवली अफेक्ट होगा। पॉजिटिवली अफेक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिजनेस के लिए फ़ायदे की सौदा हो, कोई डायनेमिक चेंज होने के कारण या किसी भी तरह कोई बदलाव होने के कारण कोई बिजनेस के लिए फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो उस नुकसान से ओवरकम करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर रहना चाहिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब अपन कहते हैं कि मुसीबत ही आविष्कार की जननी है, तो उसी के संबंध में एक बिजनेस को भी रेडी रहना चाहिए इन सारे चैलेंजेस को कोप करने के लिए, इनसे ओवरकम करने के लिए। ये रहा आपके सामने पांचों इन्वायरमेंट आपको दिख रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको दिख रहा है सोशोलॉजिकल, दिख रहा है टेक्नोलॉजिकल, दिख रहा है पॉलिटिकल, दिख रहा है लीगल, दिख रहा है इकोनॉमिक, दिख रहा है। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए आपके सामने एक सोशल, एस का स्टेपल का, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक। ओके, पांचों इन्वायरमेंट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, बिजनेस में पांचों इन्वायरमेंट का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी है, ठीक है, मॉनेटरी चेंज इन द इकोनॉमी, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, ठीक है, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटर की किसी पॉलिसी के कारण हम पर इम्पेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट may favorably affect the business whereas it may adversely affect some others। मतलब बिजनेस को तो अफेक्ट करेगा ही और दूसरों को भी अफेक्ट करता है। सपोज करो महंगाई बढ़ना तो बिजनेस पे अफेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने यदि टैक्स रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनसे टैक्स ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका एडवर्स अफेक्ट किस पर होगा, सिंपल है, कस्टमर्स पर, बायर पर होगा। ऐसे ही इन्होंने ये नीचे यहाँ पे दिया, देखो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर बताया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ब्लू वाले पॉइंट में दिखा है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम ऑफ गुड्स में गिव एडवांटेज टू होम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सच गुड्स, वाइल लिबरलाइजेशन इंपोर्ट अट्रैक्ट्स फॉरेन प्रोड्यूसर्स में एट डिफिकल्टीज टू होम प्रोड्यूसर्स। ओके, क्रिएट डिफिकल्टीज टू होम प्रोड्यूसर्स। अब सिंपल है, पहले अगर अपन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, जिसमें एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस पॉलिसी के अंदर क्या था, पहले बिफोर 1991 देयर वर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन फॉर इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, those who want to produce goods but they are required technology, they require machine, they are not able to produce the goods because they are not having advanced technology, and then they are not able to import the technology because of restriction, some restriction which is
which is kept by the government on those importing goods. सो अगर रिस्ट्रिक्शंस होता था तो उसका एडवांटेज क्या होता था कि जो होम इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, जो घर के ही मशीन वगैरह या घर के अपने देश में ही रन कर रही थी, ठीक है, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह का अच्छा बिजनेस था, लेकिन वही काम बाद में मशीनों से होने लगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस को नुकसान भी हुआ उसमें, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट अट्रैक्ट्स फॉरेन प्रोड्यूसर्स में क्रिएट डिफिकल्टीज टू होम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन ने क्या फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए क्रिएट कर दी डिफिकल्टीज टू होम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दी, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इकोनॉमिक में टैक्स के रेट घटते बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जितने भी कारणों से मॉनेटरी चेंजेस होगा। अब ये मॉनेटरी चेंज आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर बिजनेस हो सकता है, ठीक है। फेवरेबल में क्या होगा, जो आपने लोन वगैरह लिया है, आप लोन वगैरह इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम गवर्नमेंट और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गए तो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर आपने लोन ले रखा था और इंटरेस्ट रेट अचानक बढ़ गए, ठीक है, तो आपके लिए नुकसान होगा। गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह हर साल, गवर्नमेंट टैक्स रेट पॉलिसी हर साल बजट में बनाती है कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह के लिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट हाई कर दिए तो भी आपको नुकसान है, टैक्स रेट लो कर दिया तो हमें फ़ायदा है, ठीक है। इन्फ्लेशन चलेगा तो महंगाई चलेगी, महंगाई जब होगी, ठीक है ना, तब आपके प्रोडक्ट वगैरह इतनी आसानी से बिकता करता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास में परचेसिंग पावर नहीं होता है। डिफ्लेशन जब होगा, ठीक है, तब भी आपको इतनी आसानी से डिफ्लेशन के टाइम पे लोन और महंगा हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि किसी न किसी कारण से, इकोनॉमिक रीजन से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज अफेक्ट होती है। सेकेंड इन्वायरमेंट हियर इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट रिलेट्स टू सोसाइटी। अगर अपन सिंपल वे में बात करें, सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट किससे रिलेट करता है, सोसाइटी नीड्स से, ठीक है। वट एवर वी आर डूइंग इन द बिजनेस, वी आर डूइंग इन रिस्पेक्ट टू सोसाइटी और वी आर डूइंग इट फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो भी हम बिजनेस में इनपुट लगा रहे हैं वो हम सोसाइटी से लेकर ही किसको दे रहे हैं, सोसाइटी को। हमारे पास में गॉड गिफ्टेड नहीं है रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड नहीं है, हम सोसाइटी से ही हमें रिसोर्सेज मिलता है और उसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को एज इनपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्रोसेस के करके प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल आउटकम लाते हैं और वो फाइनल आउटकम सोसाइटी की नीड के लिए ही फुलफिल किया जाता है। अब बिजनेस गेट्स इट्स इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड रिटर्न्स द आउटपुट अगेन टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। The social environment is made up of population, trends, individual needs and cultural factors. Social environment किससे बना है, मेड ऑफ पॉपुलेशन, ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड सबके टेस्ट है, सबका फैशन है, सबके अलग अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग प्रेफरेंस है। इंडिविजुअल नीड्स, सबके अलग अलग प्रेफरेंस है कि अलग अलग नीड्स हैंगी। कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, पंजाब में सूट वगैरह देखा है, कुर्ता पजामा वगैरह, पगड़ी वगैरह का ट्रेंड है। साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे धोती वगैरह पहनने का ट्रेंड है, ठीक है ना। अगर अपन मध्य प्रदेश में आ जाए तो वहाँ पे मालवा वगैरह से लेकर सारे जिलों में साड़ी वगैरह का ट्रेंड ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो कल्चर फैक्टर वाइज भी अगर अपन विदेशों में जाए तो वहाँ का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया में तो जितनी स्टेट है सभी जगह आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिल जाएगा और सारे अलग अलग कल्चर के कारण आपके क्या है, बिजनेस अफेक्ट होता है। द बिजनेस शुड अडॉप्ट ए स्ट्रेटेजी विच शुड बी सूटेबल फॉर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सो बिजनेस को जब इतने सारी डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है, चाहे वो पॉपुलेशन ट्रेंड के कारण हो, चाहे वो इंडिविजुअल नीड्स के कारण हो, चाहे वो कल्चरल फैक्टर्स के कारण, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को वट एवर स्ट्रेटेजी दे आर गोइंग टू मेक, ओके, दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन और इट हैज़ टू बी सूटेबल फॉर सोशल एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। उसको किस बेसिस होना चाहिए, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। गॉट इट। देन थर्ड इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल। सबसे ज़्यादा चेंजेस आज की तारीख में नाउ डेज इन द बिजनेस हमें इसी सेक्टर में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे बिजनेस इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को जिन ने अडेप्ट नहीं करा, जिन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह नहीं लिया इसके एडवांसमेंट को, वो बिजनेस आज की तारीख में इंडियन मार्केट से बाहर हो चुकी हैं, वो कंपनियां इंडियन मार्केट से बाहर हो चुकी हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक नोकिया कंपनी का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो नोकिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसका इंडियन मार्केट में एटलीस्ट 70 to 80% टिल 2010 तक शेयर हुआ करता था मोबाइल मार्केट में। 2010 9-10 तक 70 से 80% मार्केट शेयर सिर्फ अकेली कंपनी का किसका था, नोकिया कंपनी का था। लेकिन चूंकि एडवांसमेंट हुआ, मोबाइल फोन्स में एडवांसमेंट हुआ, कीपैड से मोबाइल फ़ोन एडवांसमेंट में स्मार्टफोन पर आए,
टच स्क्रीन पर आए थे, टच स्क्रीन से स्मार्टफोन पर आए, ठीक है। तो नोकिया वाले कहीं ना कहीं उन्हें उनके मन में ये था हमारा मार्केट तो हिंदुस्तान में ऐसे ही चल रहा है, हमें कौन रोक सकता है, हमारा क्या होगा, हमारा सेल्स तो अच्छा है, ठीक है। और यही रीज़न था कि जो टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह की टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन वगैरह की टेक्नोलॉजी सैमसंग वगैरह या अदर मोबाइल सीरीज़ ने परचेस करी या अदर मोबाइल कंपनीज ने यूज़ करना शुरू करी, जिससे मोबाइल के फीचर्स और बेहतर हो गए, मोबाइल का यूज़ करने का तरीका और इजी हो गया और बेनिफिटेड हो गया कस्टमर्स के लिए, इंटरनेट एक्सेसिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई, सिंपल हो गई, ठीक है। और इन्होंने अपने मार्केट को धीरे धीरे बढ़ाना कर शुरू कर दिया, सैमसंग वगैरह अदर ब्रांड्स ने। और नोकिया अपनी जगह भी कीपैड अगर उन्होंने टच फोन भी बनाया था, उन्होंने स्मार्टफोन भी बनाया, तो उन्होंने एंड्रॉयड वर्जन नहीं बनाया था, उनके खुद के ओन वर्जन थे, ओके, विच आर नॉट बेटर देन एंड्रॉयड वर्जन्स, ठीक है। इसलिए लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे नोकिया को पसंद करना बंद कर दिया। और आज ऐसी सिचुएशन है कि पहले बिफोर 2010 हर घर में नोकिया मोबाइल होता था, ठीक है। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ चुकी है हमारी कंट्री में इस नोकिया कंपनी के लिए कि आपको एवरी 10 हाउस में आपको एक घर में मुश्किल से आपको क्या मिलेगा, नोकिया का सेलफोन मिलेगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल, अगर आप एडवांस समय के साथ यदि आप एडवांसमेंट करेंगे, आपके प्रोडक्ट में एडवांसमेंट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मेथड्स को आप डिफरेंट तरीके से आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस क्या होगा, आपका प्रोडक्शन वगैरह या आपका जो प्रोडक्ट वगैरह उसकी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। जैसे आपके सामने देखो टेप रिकॉर्डर और सीडी दिख रहा है, अगर इसका चेन अपन और आगे बढ़ाएं तो टेप रिकॉर्डर वगैरह जो होते थे पहले, उसके बाद ये सीडी आया, सीडी के बाद पेन ड्राइव आ गया, ठीक है। पेन ड्राइव के बाद में आजकल तो क्या है, मोबाइल में ही क्लाउड सिस्टम हो गया है, ठीक है, मोबाइल में ही क्लाउड सिस्टम हो गया है, पेन ड्राइव की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप डेटा कैरी करने के लिए आपके पास में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह आ गई है अब, ठीक है। तो आप देखो सीडी भी वैल्यूलेस हो गई थी, ठीक है, पेन ड्राइव के आती सीडी की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची, ठीक है। अभी भी 4-1 साल पहले सीडी का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था बिकॉज जनरेशन इज नॉट नॉलेजेबल, नॉट हैविंग गुड नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी। तो सीडी का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग की सीडी के लिए हो रहा था, ठीक है। बाकी सारे काम कैसे हो रहे थे, पेन ड्राइव से हो रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ा, आपने देखा टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप वगैरह या अदर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब पे आप डेटा शेयरिंग कर सकते हो, सब पे आप आपके फाइल वगैरह मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने बनाया, तो ये सीडी की वैल्यू भी, सीडी की इंपॉर्टेंस, इवन पेन ड्राइव की इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सो हियर कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन सिस्टम मेड अ ड्रास्टिक चेंज इन द बिजनेस सेक्टर। एग्जाम्पल सीडीज एंड डीवीडीज वाइप्ड आउट, वीडियो कैसेट्स एंड टेप रिकॉर्डर्स। पॉलिटिकल मीन्स राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। राजनीतिक निर्णय, कभी पॉलिटिकल स्ट्राइक होती है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी अपनी सेल्फिशनेस के लिए देश के अंदर ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देती हैं जिससे बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वैसे यहाँ पर आपके सामने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स political parties and their ideology, type of government, single or coalition union or different parties, stability of the government policy towards business, etc. Example, Coca-Cola multinational company discontinued its operation in India in the late 70s due to government policy. Again in 1989 अनदर गवर्नमेंट वेलकम सच मल्टीनेशनल कंपनीज टू इंडिया। देखिए, एक कंपनी कोका कोला कंपनी पहले हिंदुस्तान में काम कर रही थी, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ड्यू टू पॉलिटिकल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज रही होगी उस समय, उन्होंने उसको क्या करा था, डिसअलाउड कर दिया था, उन्होंने उनके ऑपरेशन को बंद करा दिया था। लेकिन फिर एक सरकार 1989 में बनती जो वापस इनको क्या कर देती, वेलकम कर दी। तो पॉलिटिकल बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मोस्टली केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को इनवाइट करती हैगी, ठीक है, पॉलिटिकल फायदे वगैरह के लिए इनवाइट करती हैगी, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस सेटअप वगैरह मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करती है, जिससे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इससे हमारे देश को फायदा होगा, ठीक है, और वो उस बेसिस डिसीजन लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरी पार्टी जब आती है, ठीक है, चुनाव वगैरह होने के बाद में उन्हें लगता है नहीं
ये जो कंसेप्ट पिछली गवर्नमेंट ने करा था, इनका स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, इनकी पॉलिसी सही नहीं थी, तो हम जो है इनको अब अलाउ नहीं करेंगे। वो वापस उसको, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस, आप कई बार सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आपके बिजनेस, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी रहेगी तो बहुत बेकार होता है बिजनेस के लिए, बहुत नुकसानदायक होती है इनस्टेबिलिटी। लीगल इन्वायरमेंट, जो कि इस स्टेपल टर्म में लास्ट हैगा, लीगल इन्वायरमेंट, लीगल which is related to based on statutory rules and regulations, which the acts that have been passed by the central and the state governments. ओके, तो हियर चाहे आपके सामने देखो इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ठीक है। तो द लॉज रिलेटेड टू बिजनेस मेड बाय गवर्नमेंट आर टू ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ऑल मेंबर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मस्ट फॉलो दिस लॉज, ठीक है। जैसे सिंपल है, आप अगर एक एग्जांपल में अगर अपन लें, ठीक है, तो अगर अपन कोई जैसे टोबैको वगैरह या कोई वाइन वगैरह अगर होता है, तो आप उस पर देखेंगे, उस पर इंस्ट्रक्शन होती है, ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, ओके, शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन वो कंपनी को सपना नहीं आया लगाने का, उनकी मजबूरी है, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ लॉज, ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। जो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बना है, ठीक है, और इन रूल्स रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह से पास कराया हुआ होता है, तो इसलिए उन लोगों को एनी हाउ ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह उस पर लगाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, गॉट इट। क्योंकि अगर इनको फ्रीडम मिलेगी, इनको ऑटोनॉमी मिलेगी, इस तरह के नियम कायदे नहीं आएंगे, तो ये उन पर ये चीज़ें नहीं लगाएंगे, ठीक है, और उससे हो सकता है हमारे देश में इसका व्यापार और बढ़े, और आप सब भी समझते हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और देश के इकोनॉमी को, और देश की पॉपुलेशन को, देश की इकोनॉमी को नुकसान हो। तो ऐसे बहुत सारे नियम कायदे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की हेल्प से उन रूल्स एंड रेगुलेशन को तैयार कराती है। तो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आपके 5 एनवायरनमेंट थे: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसके अलावा भी आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी वगैरह आती है, तो आप यूट्यूब पर जब ये वीडियो अपलोड हो जाए, तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए क्या कौन से पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मैं उस पॉइंट को लिए आपके लिए एक बार और वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।